जैसे कि अभी सहयोग की जरूरत इनकी पड़ रही है। मैं डॉक्टर संजीव साहू, और अब हम लोगों ने जब पढ़ लिया है कि हमें कार्डियक रिसक्सिटेशन, जिसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट कि एक व्यक्ति चेस्ट कंप्रेशन कैसे, और साथ में एक व्यक्ति है तो कैसे चेस्ट कंप्रेशन करे और एयरवे कैसे मैनेज करे। तो पहले बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि चेस्ट कंप्रेशन करेगा, ये तो हम समझ गए। तो अगर हम समझ गए तो कैसे करना उसकी प्रैक्टिस के लिए, अब मान लीजिए ये आप अस्पताल में वार्ड में मरीज भर्ती और आप मरीज आपके लेवल के ऊपर, तो मैं देखूं कि मेरा जो कमर का हिस्सा है वो मरीज के लेवल से नीचे है, और मुझे सही से चेस्ट कंप्रेशन करने के लिए पहले तो ये मरीज एक हार्ड बेड होना चाहिए, जैसे कि ये हमारा ये मिस्टर रामलाल जिस मैनिकिन पे हम लोग काम करेंगे, तो रामलाल जी का लेवल और मेरा अम्ब्लाइकस का लेवल एक ही है, और बाकी मेरे शरीर का हिस्सा नीचे है। तो सबसे पहले इनको एक हार्ड बोर्ड होना चाहिए जो कि ये है, ताकि जब मैं इनके चेस्ट कंप्रेशन करूंगा तो जब मैं हाथ यहाँ चेस्ट पे रखूंगा और नीचे स्पाइन, चेस्ट और स्पाइन के बीच में हार्ट बराबर दबे, है ना, स्पाइन अपनी जगह नीचे फिक्स है, तो ये दबना जरूरी है। तो सबसे पहले मुझे अपना लेवल मरीज के लेवल के ऊपर लाना है। तो आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, तो इस तरीके से अगर मैं दोनों अपनी नीज को ऐसे रखता हूँ, तो मैं अपने शरीर का वेट मुझे मरीज पे डालना है चेस्ट कंप्रेशन के लिए। तो सबसे पहले कहाँ हाथ रखना है अगर हम बात करें, तो अगर हम स्टर्नम देखें, यहाँ G5 प्रोसेस है ये, जहाँ पे हड्डी खत्म होती है, और ये स्टर्नल नॉच है। तो स्टर्नल नॉच और G5 प्रोसेस के बीच में अगर 2/3 और 1/3 का जंक्शन है, जो कि यहाँ पे दोनों मेरे अंगूठे जहाँ लाई कर रहे हैं, तो लोअर 1/3 बिल्कुल छाती के बीचों बीच में, सेंटर ऑफ चेस्ट, लोअर 1/3 यहाँ पे मुझे अपनी हील रखनी है। तो एक हाथ की हील अगर मैं देखूं तो हील ये है ना, अगर इसका छापा लूंगा तो ये आएगा, ये नहीं, तो हथेली पूरी हथेली ये हुई, हथेली की हील ये वाला पार्ट, क्योंकि इधर से मुझे मसल है जिसमें से फोर्स देना है, इन उंगलियों से मुझे कोई काम नहीं लेना है। तो मैं पहले हाथ की हील, और देखिए पोजीशन क्या रहेगी कि जो मेरी कलाई है और जो मेरी कोहनी है और जो मेरा कंधा है, तीनों एक सीध में हो, एक सीध, मुड़ेगी नहीं, कोहनी नहीं मुड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक फोर्स एक जैसा देना है। तो पहला हाथ की हील रखी, दूसरे हाथ की हील मैंने उसके ऊपर रखी, उंगलियों को अलग किया, मैंने अपना हाथ ऐसे पोजीशन बनाई है, देखिए दोनों हाथ कोहनी, कोलाई और कंधे सीधे हैं, और इसको मैंने जो हमारा सेंटर ऑफ चेस्ट है, लोअर 1/3 जहाँ पे दोनों निप्पल लाइन, दोनों निप्पल मेल या फीमेल हो, ये मिलती है, यहाँ पे एक हथेली, फिर दूसरी हथेली, फिर मेरी कलाई, कोहनी और कंधा एक सीध में, और मेरा वजन मरीज के ऊपर, ठीक है ना। जब मेरा वजन ऊपर होगा और अब मेरी केवल जो हील थी उससे मैं प्रेशर दूंगा, अपना पूरा वजन आगे शरीर का मरीज पे डाल दीजिए जैसे मैंने डाला है, और हम शुरू करेंगे 30 कंप्रेशन। 1 2, देखिए मैं दबा रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, दबा रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, इसको बढ़ाएंगे स्पीड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ऐसे 30 बार कंप्रेशन करने के बाद मुझे 2 बार ब्रेथ देनी है। अब ब्रेथ सांस देनी है, तो उसके लिए हेड लिफ्ट, चिन लिफ्ट किया, इस तरीके से देखिए, ठोड़ी और माथा पकड़ के, ऐसा करने के सांस का रास्ता खुल जाता है। अब अगर आपके पास मास्क है तो आप मास्क से वेंटिलेट करिए, और मास्क नहीं है पॉकेट मास्क उठा दीजिए पीले रंग का। अगर मास्क नहीं है तो आप तो इस तरीके से, हमारे पास ये पॉकेट मास्क है, तो पॉकेट मास्क को अगर हम खोलें तो देखिए ये पॉकेट मास्क है, इसके अंदर एक मास्क है, इस मास्क को इस तरीके से अंदर से बाहर की तरफ दबाते हैं तो ये इसका अंदर का हिस्सा जो निकल आता है, और एक ये इसका अटैचमेंट है जिसमें 1 वे वाल्व है, इसको यहाँ लगाते हैं, और इस मास्क को इस तरीके से नाक वाले पतला हिस्सा नाक की तरफ रहेगा, चौड़ा हिस्सा चिन की तरफ रहेगा। तो मैंने नाक और चिन पे रखा और इसको वही हेड टिल्ट चिन लिफ्ट किया।
और आप देखिएगा कि मैं नॉर्मल सांस लूंगा, फिर इसको मास्क पे अपना मुंह लगाऊंगा और आपको चेस्ट राइज देखना है। एक बार, दो बार। तो एक बार सांस देने में 1 सेकंड का समय लगेगा। तो पहली सांस 1 सेकंड की, फिर 1 सेकंड का विराम, उसमें मैंने दोबारा सांस ली, फिर दूसरी सांस मैंने अगले 1 सेकंड में दी। और तो इस तरीके से 30 बार चेस्ट कंप्रेशन और 2 बार सांस देने के क्रम को हम जल्दी जल्दी करें। फिर से मैंने अपनी पोजीशन ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30। और हर बार दबाने के बाद वापिस आने देना है, अपना हाथ नहीं हटाना है। और देख रहे हैं आप मेरा मूवमेंट मेरी कमर पे हो रहा है। मेरा ऊपर का शरीर दिखाइए, देखिए पूरा शरीर टाइट है और मैं मूवमेंट केवल कमर पे कर रहा हूं। तो 30 बार, फिर 2 बार सांस, 1 2, फिर करें एक बार, 1 2 3। समझते हैं। ये वीडियो फ्रीली अवेलेबल है गूगल पे, आप डॉक्टर संदीप साहु हिंदी CPR वीडियो डालेंगे तो आपको मिल जाएंगे, इसलिए रिकॉर्डिंग ना करें, आराम से वहां पे बने हुए रखें। पहली बात, करना कब है, कैसे करना हो तो आपने देख लिया। करना कब है, जब आपको लगे कोई भी आपके सामने OT या ICU में अचानक कोई गिर गया है या बेहोश हो गया है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसका रिस्पॉन्स देखना। रिस्पॉन्स मतलब हिला के, कंधे पे हिला के उसका नाम पूछना है। अगर कोई आदमी नहीं बोल पा रहा है यानी कि उसका रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में हो सकता है ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दिल नहीं चल रहा होगा। तो उसके लिए हमें दिल चल रहा नहीं चल रहा, उसके लिए हमें कैरोटिड पल्स देखनी है। अगर रिस्पॉन्स नहीं है, कोई भी आदमी बेहोश है, तो कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, चाहे दिल बंद हो या दिमाग में कुछ हुआ हो या कुछ भी हुआ हो। उसके लिए सेकंड पॉइंट जो रिस्पॉन्स देखने के बाद यह है कि आप मदद मांगे। OT में, ICU में या घर में कहीं भी आप हैं तो कॉल फॉर हेल्प करें, मदद मांगे। जब तक मदद आएगी उसके बाद आप तीसरा स्टेप ये करें कि ये देखें कि आदमी की पल्स या रेस्पिरेशन है कि नहीं है। पल्स, सेंट्रल पल्स देखनी है, कैरोटिड, और रेस्पिरेशन मतलब चेस्ट राइज देखना है। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो ये कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट है। अगर आदमी का हो सकता है कि होश नहीं हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि दिल सांस दोनों चल रही हो, ऐसी स्थिति भी हो सकती है, ठीक है, तो ये कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ। कार्डियक अरेस्ट होने के लिए दिल सांस दोनों बंद होना चाहिए और तीसरा स्टेप है कि रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि कोई आदमी गिरा है लेकिन उसकी सांस नहीं चल रही। जब सांस खाली नहीं चल रही होती है, दिल चल रहा होता है, उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी अरेस्ट। तो जब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो रेस्पिरेटरी उसका इलाज है, तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट करना मतलब केवल ब्रेथ देनी। तो 3 कंडीशन हो सकती है, 1 रेस्पिरेटरी अरेस्ट जहां केवल सांस सपोर्ट देना है। दूसरा, अगर दिल सांस दोनों चल रहे हैं तो किसी तरीके से बेहोशी हुई है आदमी को, चाहे वो आप देखें तो जैसे डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनमें अगर शुगर कम हो जाए, ज्यादा हो जाए तो बेहोश हो जाएंगे। कोई थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना जिसे कहते हैं सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट अगर होगा तब भी आदमी बेहोश हो जाएगा, लेकिन सांस दिल चल रहा होगा। उस समय और कुछ करना हो सकता है, उसमें खाली करवट दिलाना हो उसको, और ये देखना है कि अगर कोई बेहोश है तो उसके मुंह में कुछ भी नहीं डालना है हमको। जैसा अक्सर देखा आपने, पानी वानी डालने लगते लोग, तो कुछ भी उसके मुंह में नहीं डालना है, करवट दिलाना है अगर खाली बेहोश है। तो ये 3 स्थितियां हो सकती हैं। अब यहाँ पे तो कार्डियक अरेस्ट था तो हम लोगों ने CPR शुरू किया था। अब हिंदुस्तान में क्योंकि ऐसा मैनिकिन तो दिखता नहीं है, मैनिकिन में आपने देख लिया कि कहां पे रख के चेस्ट कंप्रेशन करने हैं, और आप सब लोग समझ भी गए, जानते भी हैं। लेकिन अगर यहाँ पे किसी को चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हो तो कैसे हम लोग देखेंगे कि कहां पे हाथ रखना है चेस्ट पे? कोई बताएगा? वहां पे कहां रखना था? तो ये तो तब जब पेशेंट के कपड़े नहीं हैं, चाहे मेल फीमेल, तब हम कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कपड़े पहना हूं इतने और मुझे अगर CPR देना हो आप लोगों को चेस्ट कंप्रेशन, तो कैसे करेंगे? देखिए, जो लोग पतले हैं सबको यहाँ पे अपने पेट पे हड्डी दिख रही है ना, जीफी स्टर्नम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जिफाइड प्रोसेस जो देखना है,
अगर और मोटा आदमी है तो ये हड्डी नहीं दिखेगी, हो सकता है इतना फैट है उसका, तो सबसे आखिरी नीचे की रिब देख रहे हैं, जो सबसे आखिरी रिब को छूते हुए ऊपर चले आइए, और जहां ये बीच में मिलेंगे तो ये जिफाइड प्रोसेस ही होगा। 12th रिब को टटोलते हुए आ जाइए, या जिफाइड प्रोसेस देखिए, और यहां से 2 फिंगर ऊपर सेंटर में, बिल्कुल कपड़े पहने तो ऐसे हाथ रखना, ठीक है ना। तो आपने हाथ रखने, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हाथ इधर उधर होगा तो हम बोन पे नहीं होंगे, रिब पे होंगे, रिब फ्रैक्चर होंगी। और जहां हमें कंप्रेशन देना है उसमें हम लेफ्ट वेंट्रिकल को दबा रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब नहीं दबेगा तो सर्कुलेशन चालू नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम एक आदमी है तो आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। 2 मिनट में हम भाई, करने को तो आप 10 मिनट भी कर सकते हो, लेकिन क्वालिटी ऑफ हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन नहीं रहेंगे। हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन क्या होते हैं? मैक्सिमम एफर्ट। बहुत सही आपने बात कही कि पहली बात तो ये केवल हाथ से सीपीआर नहीं होता, ये बॉडी वेट से होता है, तो 30-40 किलो वजन डालना है। हाई क्वालिटी सीपीआर का क्या मतलब है? बहुत बढ़िया, 2 इंच डेप्थ रखनी है। रेट कितना रखना है? 30 कंप्रेशन 15 सेकंड में बच्चे, तो 1 मिनट में कितने हो गए? 30 कंप्रेशन 15 सेकंड में है, तो 30 सेकंड में कितने कंप्रेशन हुए? समझ गया ना। 120 का रेट रखना है, तो अगर 120 करने की कोशिश करेंगे तो 100 करेंगे एटलीस्ट, तो 100 to 120 करना है रेट। इतनी बार 1 मिनट में दबाना है। इसको ब्रेक कर लिया है 30-30 के में, समझ रहे हो ना, ताकि अकेले आप में ब्रीदिंग भी आपको देना है। अस्पताल के बाहर ब्रीदिंग की बात नहीं करते, लेकिन इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में ब्रीदिंग देना है। कोविड एरा में ब्रीदिंग नहीं देना है। कोविड एरा में अगर आप खाली चेस्ट कंप्रेशन भी करेंगे तो उसके सर्वाइव के चांस बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सब काम 2 मिनट के अंदर होना चाहिए। तो आपने अगर 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग दी तो ये 18 सेकंड गए खाली। 15 सेकंड में 30 कंप्रेशन, 2 ब्रीदिंग में 3 सेकंड, 18 सेकंड। तो 18 सेकंड में आपने अगर ये काम शुरू कर दिया और आपने पेशेंट को आइडेंटिफाई, मतलब कार्डियक अरेस्ट आइडेंटिफाई करना है कितने टाइम में? 10 सेकंड में रिस्पांस देखना है, 10 सेकंड में कॉल फॉर हेल्प करनी है, और अगले 10 सेकंड में सेंट्रल पल्स और ब्रीदिंग देखनी है, और 30 सेकंड है टू आइडेंटिफाई कार्डियक अरेस्ट, और 18 सेकंड में आपने परफॉर्म भी कर दिया। तो देखिए सब टाइम का खेल। अगर आप विद इन मिनट्स 1 और 2 मिनट अगर किसी कार्डियक अरेस्ट में अगर आप सीपीआर करते हैं, और आप ही हैं डॉक्टर, तो कई बार देखो हम लोग आपके ऊपर छोड़ के जाते हैं अगर बायोलॉजिकल ब्रेक लेने जा रहे हैं, तो आईसीयू और ओटी में आप हो, और अगर कुछ आपके सामने मरीज को हो रहा है तो आप भी ये कर सकते हैं। और इसमें कोई कानूनी जुर्म नहीं है कि आप करोगे तो आप पे कोई लीगल एक्शन होगा। एनीबॉडी कैन डू सीपीआर, ठीक है। तो दूसरा वीडियो हम देखेंगे कि जब 2 लोग हैं, क्योंकि हो सकता है सीपीआर 20 मिनट करना पड़े, मिनिमम 20 से 30 मिनट करना पड़ सकता है, डिपेंड ऑन कंडीशन। तो अभी तक आपने देखा कि जब मैं अकेला था तो मैं अकेले ही चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीदिंग इसको 30:2 रेशियो में मैनेज कर रहा था। ये आदमी दिखा आपको आपके बीच? तो सीपीआर के लिए हमें टीम चाहिए, और टीम में नर्सेस, पैरामेडिक, टेक्नीशियन सबकी जरूरत है। तो अब 2 लोग, क्योंकि 2 लोग चाहिए, तो 2 में यादव जी हमारे साथ हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। लेकिन जब हम 2 लोग होते हैं और मैं थक गया तो अब मैं जो चेस्ट कंप्रेशन करूंगा उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। इसके लिए हमारे मित्र अमित यादव जी हैं, जो अभी आए हैं, जब ये फ्रेश आए तो ये चेस्ट कंप्रेशन करेंगे और मैं एयरवे मैनेज करूंगा। और ऐसा हम 5 साइकिल 30:2 की करेंगे। अंतर ये आएगा कि इस बार जब मैं एयरवे मैनेज करने जा रहा हूँ हेड टिल्ट लिफ्ट से, मेरे पास बैग मास वेंटिलेशन, और अमित यादव फ्रेश आए हैं, तो फ्रेश आए तो चेस्ट कंप्रेशन शुरू करेंगे। तो अमित, यू प्लीज टेक द पोजीशन। तो पोजीशन वही, सेंटर ऑफ चेस्ट, हील, दोनों कलाइयां कोहनी और कंधे सीधे, और मरीज पे वजनदारी, और शुरू करिए 30 मिनट। करिए 1 2 3 4, ताकत से करिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 हो जाइए।
और जब ये रुक गए तो मैंने फिर हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करते हुए हाथ वहीं रखे रहिए, मुझे 2 ब्रेथ देनी कि आप हटा भी सकते हैं ताकि इनको दिखाएं। 1 2, और फिर आप 30 तक शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हाथ हटा लीजिए फिर। अब मैं 1 2 क्या अंतर हुआ इसमें? चेस्ट कंप्रेशन, क्योंकि जब मैं एक अकेला था तो मैंने पॉकेट मास्क यूज किया, क्योंकि अम्बू बैग के लिए एक आदमी पूरा लगना पड़ेगा। तो जब 2 लोग हैं तभी अम्बू बैग इस्तेमाल करना है। इसमें चेस्ट कंप्रेशन कम से कम रुकेंगे, क्योंकि एक आदमी चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पूरे सीपीआर में? हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन। तो हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन जो आपने 5 बातें बताई, रेट 100 to 120, इंटर छोड़ना 10 सेकंड से ज्यादा नहीं छोड़ना। जब भी चेस्ट कंप्रेशन छोड़ना है किसी काम के लिए, ब्रीदिंग देना है तब छोड़ना है, डिफिब्रिलेशन करना है तब छोड़ना है, एरिथमिया डिटेक्शन करना है किस तरह का एरिथमिया तब छोड़ना है। बाकी चेस्ट कंप्रेशन छोड़ना ही नहीं है। जब भी 10 सेकंड से ज्यादा चेस्ट कंप्रेशन छोड़ेंगे, रिवाइवल के चांस व्यक्ति के कम से कम होते जाएंगे। तो 2 व्यक्ति हैं तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। 2 मिनट अमित ने किया, 2 मिनट मैंने किया, तो ऐसे कर करके हम हो सकता है अगले 20-30 मिनट तक कर सकें। इस सीपीआर में जिसे आप बीएलएस कहते हो या बेसिक लाइफ सपोर्ट में, केवल चेस्ट कंप्रेशन ब्रीदिंग ही नहीं है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डिफिब्रिलेशन। तो अर्ली हाई क्वालिटी सीपीआर शुरू करना है, अर्ली हाई क्वालिटी सीपीआर करना है और अर्ली डिफिब्रिलेशन करना है। क्या करना है? अर्ली डिफिब्रिलेशन। जब तक डिफिब्रिलेटर नहीं आएगा, 80-90% जो कार्डियक अरेस्ट का कॉज है एडल्ट में, वो एरिथमिया है जो कि शॉक देने के बाद ही ठीक होगा। तो हम 3rd वीडियो देखेंगे कि कैसे ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर यूज करके शॉक देना है, क्योंकि ये कोई भी आदमी यूज कर सकता है। नॉन मेडिकल। मैं डॉक्टर संदीप साहू और मेरी टीम में अमित यादव जी हैं जो सेकंड डेस्क पर काम करेंगे, और प्रमोद मौर्य जी जो इस वीडियो को बना रहे हैं। वो डेफिनेटली कैमरे के पीछे हैं, लेकिन उनकी मदद हम यहाँ पे ले रहे हैं। सो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। तो जब भी आप ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपके सामने कोलैप्स करा है, एकदम गिर गया, ऐसा आपके सामने गिरा, इसको कहते हैं विटनेस्ड। लेकिन विटनेस मतलब आपके सामने हुआ, उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो उस कार्डियक अरेस्ट को कंफर्म करने के लिए पहले हमको सबसे पहले मरीज के पास पहुंचना चाहिए, और मरीज के पास पहुंच के सबसे पहले उसका रिस्पांस इस तरीके से कर देते हैं। तो इस वीडियो में टोटल अप्रोच है कि कैसे हमें अप्रोच करनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप, हम रिस्पांस देख रहे हैं। रामलाल जी, तो मुझे बोलना भी है और उनको टच भी करना है कंधे पे हिला के। रामलाल जी ठीक है ना? अगर वो नहीं बोलते हैं तो सेकंड स्टेप, पहला स्टेप होना चाहिए कि सीन सेफ है। इसीलिए मैंने रामलाल जी को देखा कि इनको कार्डियक अरेस्ट तो नहीं हुआ, मेरे सामने गिरे। तो मैं कहूँगा अमित यादव जी, आपको एडी लेके आना है, या डिफिब्रिलेटर लेके आना है, कार्डियक ड्रग्स और कोड ब्लू टीम को कह दीजिए कि वो लोग आ जाएं और एयरवे और रिसस्टेशन का सामान लेके। तो जब तक अगर रिस्पांस नहीं आया, मैंने अपनी टीम को एक्टिवेट किया, इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस सिस्टम को एक्टिवेट किया, क्योंकि 90-80% कॉज, 85-90% कॉज ये होता है कि सडन एरिथमिया, और एरिथमिया का इलाज जब तक डिफिब्रिलेटर या ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर नहीं आ जाता, तभी हम सक्सेसफुल पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। जब जो हम बीएलएस नाम है सीखने के लिए, बेसिक मतलब ऐसा नहीं जो हाथ पैरों से कर सके खाली, क्योंकि बगैर डिफिब्रिलेटर के कोई सीपीआर नहीं हो सकता। तो वो टेक्निक, वो इक्विपमेंट हमें चाहिए ही चाहिए। तो डिफिब्रिलेटर इज पार्ट ऑफ बीएलएस, ये हमको समझना है। तो इसमें आपका बहुत रोल है कि जब डॉक्टर मांग रहा है तो आप जल्दी से लेके आए, और अगर डॉक्टर नहीं है तो अगर एक दूसरे टेक्नीशियन ने सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन शुरू किया तो दूसरा आदमी टीम वर्क करते हुए उसको लेके आए डिफिब्रिलेटर। ठीक है, तक वो लेके आ रहा है। अब मैं ये देखूंगा कि क्या इनकी पल्स और रेस्पिरेशन है या नहीं। तो कैरोटिड पल्स जो कि
अगर आप देखें तो जो आपका एडम्स एप्पल है और आप साइड में जाएं तो यहाँ ग्रूव है नीचे, तो यहाँ पेशेंट की ग्रूव में कैरोटिड आर्टरी 1001 आप सबकी चल रही है, देख ली ना, चल रही तो ठीक। 1002 साथ साथ मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि चेस्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, रेस्पिरेशन है या नहीं। 1001 1002 1003 तो 10 सेकेंड लिए सेंट्रल पल्स देखने में, और इसी दौरान चेस्ट राइज कहा गया है ताकि कोई अगर धीरे सांस ले रहा है, भाई जब आपका रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने को होता है या हो रहा होता है तो रेस्पिरेटरी रेट बहुत कम हो जाता है, जिसे कहते हैं ब्रेडी अपनिया। रेट 12-16 की जगह हो सकता है 6-8 ही बार सांस ले रहा हो आदमी। लेकिन वही बात है, हम कपड़े पहने हैं तो चेस्ट राइज कैसे देखेंगे, ये अपर पार्ट ऑफ चेस्ट का मूवमेंट। अगर लेटा हुआ है तो आपने एंटीरियर अपर पार्ट का मूवमेंट देखना, मेल फीमेल दोनों में, जो कि एक आसान है, कपड़े के ऊपर से भी देखा जा सकता है। 1004 1005 ये 5 सेकंड में, एटलीस्ट 5 सेकंड, और नहीं तो आप 10 सेकंड तक ले सकते हैं। अगर 1006 1007 1008 1009 1010 10 सेकंड में अगर आपको रेस्पिरेशन और पल्स नहीं मिल रही है और पेशेंट का रिस्पांस नहीं, इनको कार्डियक अरेस्ट है। और मुझे इनका समझ गया ना मैंने क्यों कहा कार्डियक अरेस्ट है, तीनों चीजें नहीं। चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी पोजीशन, सेंटर ऑफ चेस्ट, लोअर 1/3 स्टर्नम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। क्योंकि सीपीआर हाथ से नहीं वजन से होता है, तो इसीलिए आप जब तक उसके लेवल पे अपनी नी नहीं रखोगे, घुटना मरीज के लेवल पे नहीं आएगा, चाहे बेड पे हो चाहे ओटी टेबल पे हो, आपको फुट रेस्ट पे खड़ा होना पड़ेगा ओटी टेबल में, जो कि सर्जन जिस पे खड़े होकर सर्जरी करता है, तभी ऐसी हमारा लेवल ऊपर आएगा। हमारा जो अम्लाइकस लेवल है एटलीस्ट वो तो पेशेंट के बेड के लेवल पे आना चाहिए। अगर ऐसे जब तक बैठेंगे नहीं तो फोर्स भी नहीं जाएगा। फोर्स पेशेंट क्यों नहीं रिवाइव हो रहा है, क्योंकि हम टेक्निकली ठीक नहीं कर रहे हैं। तो टेक्निकली ठीक करने के लिए सब चीजें हमको समझना पड़ेगा। अब 2 रेस्क्यू ब्रेथ, मैं अकेला हूं तो पॉकेट मास्क, उसके बाद अगेन चेस्ट कंप्रेशन 25 26 27 रिसक्सेशन। ये जो डिवाइस है, अगर इस तरीके 30:2 का चेस्ट कंप्रेशन चल रहा है और हमारी टीम आ गई और अमित यादव जी एडी है, तो हम ये देखेंगे कि ड्यूरिंग रिसक्सेशन ये जो डिवाइस है, अगर आप देखें, इसको कहते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये वो डिवाइस है जो कि प्रॉम्प्ट करती है, आपको बताती है आपको क्या करना है। इसमें आप देखें तो 1 2 3 नंबर पड़े हैं, ग्रीन बटन है, तो ग्रीन बटन ऑन का बटन है। जैसे आप इसको ऑन करते हैं, इसकी आवाज सुनेंगे, इसने कहा अप्लाई पैड करें चेस्ट पे। अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी में बताइए मशीन, तो अंग्रेजी में बोलती है, वो कह रही कि आप पैड लगा दें। पैड जो है राइट और लेफ्ट, राइट जो है जो राइट साइड पैरास्टर्नल बात करें तो जहाँ क्लेविकल है, क्लेविकल के नीचे लगेगा, और लेफ्ट जो है जहाँ पे हमारी अपेक्स फीट होती है यहाँ, लेकिन कपड़ा के ऊपर नहीं लगेगा भैया। और यहाँ पे जब डिफिब्रिलेट करना तो एक्सपोज करना ही पड़ेगा, चाहे मेल या फीमेल हो, क्योंकि हमें जान बचानी है। तो इसलिए एक आदमी, अगर मरीज का अटेंडेंट, तो उसको काउंसिल के लिए एक आदमी चाहिए, या उसको उस जगह से दूर हटाना है अटेंडेंट को और उसको काउंसिल करना है, ताकि हम लोग अपना जान बचाने वाला काम कर सकें। तो मैंने कनेक्टर इसमें इधर लगा दिया और चेस्ट लिखा भी रहता है कौन, एक राइट स्टर्नम पे, और मशीन ने कहा है शॉक एडवाइस। शॉक एडवाइस किया है, तो जब तक ये चार्ज हो रही तब तक हम चेस्ट कंप्रेशन करते रहे। मशीन ने कहा कि शॉक देना है, स्टे क्लियर, ऑल क्लियर। सो बटन, ऑरेंज बटन, शॉक इज रिलीव्ड, CPR। तो अगेन जब तक ये मशीन चार्ज होगी 2 मिनट बाद, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने देखा कि जैसे ही डिफिब्रिलेटर आएगा, चेस्ट कंप्रेशन करते रहेंगे,
उसको अपनी जगह पे लगाएंगे। एक से मशीन ऑन होती है, ये वाली ऑटोमेटेड। मैनुअल डिफिब्रिलेटर भी एक से ही ऑन होता है, और तो उसमें देखना मैनुअल डिफिब्रिलेटर में 1 2 3 लिखा रहता है, जो आप बड़ी वाली डिफिब्रिलेटर देखते हैं। 2 पे चार्जिंग है, तो 200 जूल चार्ज करना अगर मैनुअल डिफिब्रिलेटर है, और ये एडी अपने आप 200 जूल की डीसी शॉक देता है। थर्ड स्टेप में थर्ड बटन जब दबाएंगे, मैनुअल डिफिब्रिलेटर में भी थर्ड शॉक देने का है। जब दबाएंगे, जब शॉक में करंट, बिजली करंट वाला साइन बना रहता है, तो वो करंट डीसी शॉक पेशेंट में चला जाएगा और उसके अरिथमिया को ठीक करके दोबारा से हार्ट को नॉर्मल तरीके से धड़कना चालू कर देगा। और यही सीपीआर में हम चाहते हैं। तो हाई क्वालिटी सीपीआर मतलब अर्ली डिटेक्शन ऑफ कार्डियक अरेस्ट, हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन और अर्ली डिफिब्रिलेशन। और ये सब कैसे करना वो आपने देख लिया है। आप अपने डॉक्टर के साथ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबके ओटी आईसीयू में ये मशीन है। ठीक है, थैंक यू। कोई सवाल? और बाकी आप वीडियो डॉक्टर संदीप साहू हिंदी सीपीआर डालेंगे तो इस तरह के 8 वीडियो हैं शुद्ध हिंदी में, जिनको आप बार बार देख सकते हैं फ्री। थैंक यू।